हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर टू सक्सेस पर। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास में गुप्त काल से संबंधित प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। कल हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 25 तक कर लिया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 26 से 45 तक करेंगे। प्रश्नों को करने से पहले चलिए पहले कुछ अभिलेख जो है गुप्त काल से संबंधित हैं उसे पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है प्रश्नों को हल करेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अभिलेख, मथुरा स्तंभ लेख। यह अभिलेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम अभिलेख है। इसमें जो है गुप्त संवत का वर्णन है। उदयगिरी गुहा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रही वीर सिंह शैव का है। गुहा का दूसरा अभिलेख जो है मालवा का गवर्नर संसिंह महाराज का है। मेहरौली लौह स्तंभ लेख, मेहरौली लौह स्तंभ लेख मूल रूप से जो है ब्यास नदी की एक पहाड़ी पर स्थित था, जिसे दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर ने उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली के मेहरौली में स्थापित करवाया। यह एक जो है मरणोत्तर अभिलेख है। इसका मतलब ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के मरने के बाद इसे लिखा गया। ठीक है, इसमें वर्णन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु नदी पार कर वाहली को किसे कहा जाता है? परवर्ती कुषाणों को। ठीक है, इन्हीं को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था। सांची लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकार्धव बौद्ध का है ये अभिलेख। इसमें जो है ग्राम पंचायत का वर्णन है। गढ़वा लेख उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। इसमें जो है गुप्तों के 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एक अभिलेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का है। इसमें से 2 अभिलेख जो है कुमारगुप्त के हैं और एक अभिलेख जो है संभवतः स्कंदगुप्त से संबंधित है। कुमारगुप्त के अभिलेख, बिलसड़ का अभिलेख, ये अभिलेख जो है उत्तर प्रदेश के एटा से प्राप्त हुआ है। ये जो है कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख है। इसमें ध्रुव शर्मा ब्राह्मण द्वारा कार्तिकेय भगवान का मंदिर बनवाने का उल्लेख है और इसी अभिलेख से गुप्तों की वंशावली भी प्राप्त होती है। करमदंडा का अभिलेख, यह अभिलेख जो है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त के मंत्री पृथ्वीसेन ने शिव की मूर्ति के नीचे भाग पर की थी। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। कुमारगुप्त के दरबारी कवि वत्स भट्टी ने इसकी रचना की थी। इस अभिलेख में तंतुवाय श्रेणियों द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण कराए जाने का उल्लेख है। तंतुवाय श्रेणी का मतलब जो है रेशम बुनकर से है। ठीक है, इसी अभिलेख में गुप्त संवत के स्थान पर विक्रम संवत का प्रयोग किया गया है। तुमैन अभिलेख, ये जो है मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित है। इस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। उदयगिरी गुहा लेख, इसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। अभी और भी कुछ अभिलेख बचे हुए हैं, उसे जो है अगले वीडियो में करवा देंगे। चलिए अब जो है प्रश्न उत्तर को करते हैं। प्रश्न नंबर 26, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी रामगुप्त, ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की। जिसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए कुमारगुप्त प्रथम, उसके सामने दिया मंदसौर अभिलेख। बी पत्तिक, उसके सामने दिया है तक्षशिला अभिलेख। सी प्रभावती गुप्ता, उसके सामने दिया है उदयगिरी गुहा अभिलेख। डी समुद्रगुप्त, उसके आगे दिया है एरण अभिलेख। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख। ये गलत है। उदयगिरी गुहा अभिलेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, पत्तिक तक्षशिला अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त एरण अभिलेख। प्रभावती गुप्ता का उदयगिरी से कोई अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 28, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 शासक, सूची 2 रानियाँ। ए चंद्रगुप्त, उसके सामने दिया है दत्ता देवी। बी समुद्रगुप्त, उसके सामने दिया है कुबेर नागा। सी चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके सामने दिया है कुमार देवी। डी कुमारगुप्त प्रथम, उसके सामने दिया है अनंत देवी। तो चलिए मैच करते हैं। चंद्रगुप्त को जो है कुमार देवी से मिला देते हैं, समुद्रगुप्त को दत्ता देवी से मिला देते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को
कुबेर नागा से मिला देते हैं और कुमारगुप्त प्रथम को जो है अनंत देवी से मिला देते हैं। तो सही मैचिंग है। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। 3 1 2 4 जिस ऑप्शन में होगा वही जो है हमारा सही उत्तर होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए 3 1 2 4। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 1 2 4। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रगुप्त, कुमार देवी, समुद्रगुप्त, दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुबेर नागा, कुमारगुप्त प्रथम, अनंत देवी। प्रश्न नंबर 29, ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी व्यापार पर, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, ऑप्शन नंबर डी मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। इसकी व्याख्या देखते हैं। ईसा की तीसरी सदी से जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। प्रश्न नंबर 30, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ऑप्शन नंबर ए ताम्रलिप्ति, ऑप्शन नंबर बी भड़ौच, ऑप्शन नंबर सी कल्याण, ऑप्शन नंबर डी काम्बे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन ताम्रलिप्ति पतन से होता था, जबकि भड़ौच, काम्बे और कल्याण का भी उपयोग होता था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ भड़ौच था, जहां से उत्तर भारत का पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। गुप्त काल में उत्तर भारत का सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से होता था, अतः इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भड़ौच, कल्याण, काम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। अतः उपर्युक्त प्रश्न में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर ताम्रलिप्ति होगा। साथ ही यदि विकल्प में उपर्युक्त सभी विकल्प होता तो सटीक उत्तर उपर्युक्त सभी होता। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए कल्याण, ऑप्शन नंबर बी ताम्रलिप्ति, ऑप्शन नंबर सी भड़ौच, ऑप्शन नंबर डी काम्बे, ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार कल्याण से भी होता था, ताम्रलिप्ति से भी, भड़ौच से भी और काम्बे से भी। प्रश्न नंबर 32, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती है या हैं? ऑप्शन नंबर ए प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक की उपलब्ध थी। ऑप्शन नंबर बी इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। तो इस ऑप्शन नंबर डी इस संबंध में ए तथा बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था, ये जो है सही कथन है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। इसका प्रमुख कारण बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं के द्वारा समुद्री यात्रा का सुगम होना था, अतः सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर विकल्प सी है। प्रश्न नंबर 33, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? कथन 1 है प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। कथन 2 है श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। कथन 3 है श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। तो ये गलत है, क्योंकि श्रेणी के कार्यों में राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। तो ये वाला जो है कथन गलत हो गया। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये सही है। श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी सही है। तो कथन 2 और 3 सही है। तो इस
इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। जिसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी। स्थानीय प्रशासन में भी श्रेणियों को काफ़ी महत्व प्राप्त होता था। प्रश्न नंबर 34, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्रों में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी, बहुमूल्य मणि एवं रत्न, ऑप्शन नंबर सी, हस्तशिल्प, ऑप्शन नंबर डी, अफीम खेती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र उत्पादन। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। जिसकी व्याख्या देखते हैं। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। प्रश्न नंबर 35, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। ऑप्शन नंबर बी, एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में। ऑप्शन नंबर सी, 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभी संधियों के बारे में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभी संधियों के बारे में। जिसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है। उनके नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुरभी संधियों का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सौमिल, ऑप्शन नंबर बी, शूद्रक, ऑप्शन नंबर सी, शौनक, ऑप्शन नंबर डी, सुश्रुत। सौमिल गुप्तकालीन नाटककार थे। शूद्रक भी गुप्तकालीन नाटककार थे। शौनक जो थे ऋग्वेदकालीन ऋषि थे और सुश्रुत जो थे वो शल्य क्रिया के जनक माने जाते हैं। सुश्रुत का जो समय था वो 600 ईसा पूर्व का था, इसलिए जो है इसका सही उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो चलिए इसको व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेदकालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे। सौमिल गुप्तकालीन नाटककार हैं, जिसे कालिदास ने भास और कवि पुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना है। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 AD श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्यकाल प्राय 600 BC से 1500 BC से करीब 1000 वर्ष बाद का है, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। प्रश्न 37, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सुश्रुत, ऑप्शन नंबर बी, सौमिल, ऑप्शन नंबर सी, शूद्रक, ऑप्शन नंबर डी, शौनक, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, धन्वंतरि, ऑप्शन नंबर बी, भास्कराचार्य, ऑप्शन नंबर सी, चरक, ऑप्शन नंबर डी, सुश्रुत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जो है खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इनका जिसकी व्याख्या देखते हैं। धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न नंबर 39, लीलावती के लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए, महावीराचार्य, ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्राचार्य, ऑप्शन नंबर सी, भास्कराचार्य, ऑप्शन नंबर डी, कालकाचार्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। चलिए व्याख्या देखते हैं। लीलावती की रचना प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने की थी। यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। वस्तुतः लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है।
प्रश्न 40, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन 1 है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। कथन 2, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। कथन 3, पाँचवीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। कथन 4, सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, तो ये गलत है। पाँचवीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, ये सही है। सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये सही है। इस तरीके से जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1, 3 और 4। जिसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन काल वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में उल्लेखनीय रहा है। इस काल में प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्य क्रिया में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता था, किंतु उस काल या उसके बाद अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका था। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। पाँचवीं शती ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में ज्या, कोश ज्या और उत्क्रम ज्या के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इनका उल्लेख है। सातवीं शती ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 41, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था। ऑप्शन नंबर ए उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर सी ताम्रलिप्ति, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, वह जो है पाटलिपुत्र में स्थित था। चलिए की व्याख्या देख लेते हैं। चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। उसने उल्लेख किया है कि पाटलिपुत्र नगर के धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था। यहां देश भर में रोगी इलाज के लिए आते थे। प्रश्न 42, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए वरुचि, ऑप्शन नंबर बी शंकु, ऑप्शन नंबर सी छपड़क, ऑप्शन नंबर डी अमर सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी छपड़क। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में छपड़क फलित ज्योतिष से संबंधित था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इनके 9 रत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। 9 रत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे, जबकि शंपक रत्न फलित ज्योतिष थे। प्रश्न 43, कालिदास किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी अशोक महान, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। प्रश्न 44, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी भास्कर, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर डी वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने पहली बार यह व्याख्या किया कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टीय थे। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया तथा सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। प्रश्न 45, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ऑप्शन नंबर ए कौड़ी, ऑप्शन नंबर बी दिनार, ऑप्शन नंबर सी निष्क, ऑप्शन नंबर डी पर्ण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दिनार। दिनार गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।